नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का, जिसमें देखिए पूरी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूप कलिया। पंपोर में अब पैरा कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। पंपोर में आतंकियों के साथ 12 घंटे से मुठभेड़ जारी है। पंपोर की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी ईडीआई की बिल्डिंग में आतंकी छुपे हुए हैं। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बिल्डिंग में 4 आईईडी ब्लास्ट किए गए, जिसके बाद बिल्डिंग में फिर आग लग गई। आतंकी बिल्डिंग के 5वें या 6ठे फ्लोर पर मौजूद है। लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 आईईडी ब्लास्ट भी किए गए हैं इस बिल्डिंग में। सुबह से करीबन 11 घंटे हुए हैं और अभी 9 पैरा के जो स्पेशल कमांडोज हैं उनको ये ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया है। इसी साल फरवरी में भी कश्मीर की ईडीआई में आतंकी घुस गए थे। फरवरी में 3 दिन चले एनकाउंटर में सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए थे। एक नागरिक की भी मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में 2016 में 128 आतंकी मारे जा चुके हैं। पंपोर एनकाउंटर में सेना के एक जवान के घायल होने की भी खबर है। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकी संगठन अब पलटवार की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद दिल्ली पर बड़ा आतंकी हमला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर के आतंकी संसद या अक्षरधाम जैसे दिल्ली के अहम और भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमले की फिराक में है। आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर पुलिस को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि संसद भवन पर जो आतंकी हैं वो फिदायनी हमला कर सकते हैं और संसद भवन को अपने निशाने पर ले सकते हैं। ये जानकारियां खुफिया एजेंसियों को मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक संसद पर हमले में नाकाम होने पर दूसरी जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिल्ली सचिवालय पर भी हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले हफ्ते 2 फिदायीन दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी सेब से भरे ट्रक में छिपकर दिल्ली में घुसने की फिराक में है। दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए एलजी नजीब जंग, पुलिस कमिश्नर, सभी डीसीपी और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ 6 अक्टूबर को एक बैठक भी कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की ड्रेस में वर्दी में घूम रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी बॉर्डर पर बने लॉन्चिंग पैड से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद 2 लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों के मूवमेंट देखे हैं। साथ ही खुफिया एजेंसियों ने लश्कर आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा लश्कर का कमांडर साजिद जट उर्फ नोमी बड़े हमले का निर्देश दे रहा है। नोमी हाफिज सईद का करीबी कमांडर है। आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में हैं जब वो जम्मू से सटे इन इलाकों में घुसपैठ कर सकें। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट के बाद बीएसएफ और सेना को ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बेहद अलर्ट रहें और खास तौर पर सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में मौजूद लश्कर कमांडर अबू दुजाना आतंकियों के सबसे बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है। अबू दुजाना ने कश्मीर में आतंकी हमले के लिए आतंकियों के 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आतंकियों के एक ग्रुप को लश्कर की महिला कमांडर फातिमा लीड कर रही है। आतंकियों के दूसरे ग्रुप को अबू उसामा जहांगीर नाम का आतंकी लीड कर रहा है। तीसरे ग्रुप को आतंकी हम्माद लीड कर रहा है। तीनों अबू दुजाना से निर्देश ले रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में अभी भी लश्कर, जैश और हिजबुल के करीब 250 आतंकी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन की समय सीमा तय करने के मामले में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ममता सरकार का फैसला बदलते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी। ममता सरकार की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया। फैसले के मुताबिक मंगलवार की शाम 4 बजे तक बड़े पंडाल और शाम 6 बजे तक घरेलू मूर्तियों का विसर्जन हो सकेगा। याचिकाकर्ता 3 परिवारों को रात 8:30 बजे तक विसर्जन की छूट दी गई है। जाम हो जाता है, टाइम कम होने से वो लोग का कैसे विसर्जन होगा, घाट भी जो दिखाएगा तो उसको तो मुश्किल होगा ना। खुशी है क्योंकि इसलिए पार्शल खुशी है, हम लोग चाहते थे कि पूरा 12 बजे तक दशमी का दिन एकदम कुछ पावन नहीं रहना चाहिए। ममता सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर मंगलवार शाम 4 बजे से पहले मूर्ति विसर्जन की समय सीमा तय की थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के विसर्जन के लिए समय तय करने के फैसले को मनमाना करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश है। हाईकोर्ट ने कहा कि 1982 और 1983 में भी दशहरे के अगले दिन मुहर्रम मनाया गया, लेकिन कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई।
हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम के लिए अलग अलग रूट तैयार करने का निर्देश भी दिया। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी की किसान यात्रा के समापन प्रोग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प मामले की अब जांच होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सुशील कुमार शिंदे को जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्षा और उपाध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है और तथ्यों की पूरी जानकारी के लिए आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी की अध्यक्षता में एक सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है, जो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्षा जी और उपाध्यक्ष जी को देंगे। 6 अक्टूबर को 1 महीने बाद किसान यात्रा खत्म कर राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटे थे। राहुल गांधी दिल्ली में भैरव मंदिर पहुंचे। उनके स्वागत में हरियाणा से कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल 6 सितंबर को राहुल गांधी ने देवरिया से किसान यात्रा शुरू की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने 3438 किलोमीटर यात्रा की और 48 जिलों में 141 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। नोएडा के एक परिवार के 5 सदस्यों ने कथित तौर पर रांची में सुसाइड कर लिया। सेना से रिटायर कर्नल सुकांत सरकार रांची अपने दोस्त डॉक्टर एसके चौधरी के पास आए थे। सुकांत उन्हीं के फ्लैट में रुके हुए थे। बताया जा रहा है कि सुकांत सरकार ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को जहर का इंजेक्शन दिया, फिर खुद को चाकू मार लिया। मृतकों में सुकांत की पत्नी, बेटा, पोती, भतीजे की पत्नी और बेटी शामिल हैं। प्रथम दृष्टया सुसाइड का इसमें लग रहा है, लेकिन अंतिम रूप से पोस्टमार्टम होने के पश्चात, मेडिकल रिपोर्ट आने के पश्चात ही निश्चित तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। सुकांत सरकार परिवार के साथ नोएडा सेक्टर 61 में रहते हैं। करीब 7 साल से सुकांत सरकार का बहू से विवाद चल रहा है, लेकिन नोएडा में कभी शिकायत दर्ज नहीं की गई। 6 अक्टूबर को रांची पहुंचने के बाद सुकांत सरकार ने डॉक्टर चौधरी के साथ मिलकर बहू की धमकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर एसके चौधरी ने ही सुकांत के परिवार और बहू मधुमिता को सुलह के लिए रांची बुलाया था। पुलिस को मौके से 4 सुसाइड नोट भी मिले हैं। सुसाइड नोट में बहू मधुमिता के नाम का जिक्र है। महाराष्ट्र के नासिक में बच्ची से रेप की कोशिश पर भड़की हिंसा के बाद स्थिति में अब सुधार हो रहा है, हालांकि तनाव बरकरार है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, नासिक में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया। वो जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया गया है, तो उसको जो इसका चार्जशीट भी है, मेरी सीएम साहब के साथ बात हुई है और उनके भी इंस्ट्रक्शंस है कि विद इन 15 डेज द चार्जशीट शुड बी फाइल्ड। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। तनाव को देखते हुए स्कूल कॉलेज भी आज बंद रहे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास एक गांव में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई। 16 साल के लड़के पर बच्ची के साथ रेप की कोशिश का आरोप है। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद नासिक में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई। नासिक हिंसा में पुलिस वाले भी घायल हुए। गोवा में परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका घुर्डे हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पुलिस ने हत्या के आरोप में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। गुरुवार को गोवा के सनगोल्डा में एक फ्लैट से मोनिका घुर्डे का शव बरामद हुआ था। मोनिका का शव नग्न हालत में था। पोस्टमार्टम में हत्या से पहले मोनिका के साथ रेप की भी पुष्टि हुई थी। तो फिर एक होटल में पता लगा कि कोई एक शख्स जिसमें मिलता जुलती शक्ल है, तो वहाँ पर आके ठहरा है। तो उसका रूम चेक किया तो वहाँ पर नहीं था, फिर वहाँ ट्रैप लगाया गया। तो 1 बजे के करीब आज वो आया, उसको अप्रहेंड किया गया, तो उसकी वहाँ इंटेरोगेशन हुई, तो उसने कन्फेस किया कि मैंने ये किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजकुमार उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था जिसमें मोनिका किराए पर रहती थी। पुलिस के मुताबिक अगस्त में मोनिका की शिकायत के बाद राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया गया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राजकुमार मोनिका का मोबाइल और क्रेडिट कार्ड अपने साथ ले गया। आरोपी राजकुमार ने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला था, इसकी वजह से ही वो पुलिस की पकड़ में आ गया। लेडी ऑफ स्मेल के नाम से मशहूर 39 साल की मोनिका महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली थी और परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर जानी जाती थी। मारपीट के आरोप में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक नरेश बालियान पर एफआईआर दर्ज हुई है।
आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हेनरी जॉर्ज ने नरेश बालियान पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि मारपीट में विधायक के सहयोगी महावीर फौजी भी शामिल थे। तेरी क्या औकात है, मैं बुलाऊं और तू ना आए और उल्टी सीधी जी गाली दे। मैंने कहा जी गाली किस लिए दे रहे हो? बोला गाली दे रहा हूँ। बोला तेरे को तो जान से मार दूंगा। उठा के जी मेरे थप्पड़ मारा और इन्होंने फिर मेरे से मार पिटाई चालू कर। नहीं, इसमें कोई 100% पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल मामला भी ऐसा है कि अगर मान लीजिए आज का टाइम तो ऐसा हो गया, अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कोई नाम ले दे और तो पुलिस 1 मिनट भी नहीं लगाती मुकदमा दर्ज करने में। पुलिस ने दोनों ओर से केस दर्ज कर लिया है। विधायक पर 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, 341 यानी संयम खोना, 451 यानी हमला करना और 506 यानी आपराधिक धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नरेश बालियान से पहले आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों पर केस दर्ज हो चुका है, जबकि 12 विधायक गिरफ्तार हुए हैं। 22 सितंबर में विधायक सोमनाथ भारती को सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर को आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक संदीप कुमार को अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार किया गया था। महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को 24 जुलाई और 21 सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।